संभालने के लिए कोई नहीं बचा। किंगशान टाउन की एक बार प्रमुख सेना को अन्य गुटों ने जल्दी ही निगल लिया। किंगशान टाउन छोड़ने के बाद जियो यिक्सियन ने औषधीय पेस्ट से ढकी लिन फेंग की चोटिल और सूजी हुई त्वचा पर नजर डालते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। अपने जेड जैसे हाथ से उसने धीरे से उसके वस्त्र को नीचे खींच लिया, जिससे उसका घायल पेट ढक गया। अपने बिखरे हुए बालों को सहजता से पीछे खींचते हुए उसने अपनी नजर ब्लू ईगल की पीठ पर कमजोर रूप से लेटे हुए उस युवक की ओर घुमाई, जिसका शरीर गोली के दुष्प्रभावों से पीड़ित था। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, अब जब तुमने अपना बदला ले लिया है तो तुम्हारी अगली योजना क्या है? मेरा अगला कदम? मैं पहले डूशी तक पहुंचने के लिए एक जगह ढूंढूंगा। एक बार जब मेरी ताकत में सुधार हो जाएगा तो मैं और अधिक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा। अपने घाव को शांत करने वाले औषधीय पेस्ट की ठंडी अनुभूति को महसूस करते हुए लिन फेंग ने आलस्य से दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखे और लापरवाही से बोला। यह सुनकर जियो यिक्सियन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। यदि आप डूशी तक पहुंचना चाह रहे हैं तो मैं वास्तव में एक शानदार जगह के बारे में जानता हूं। वहां ऊर्जा बेहद घनी है, यह आपकी सफलता के लिए एकदम सही होनी चाहिए। उसके शब्दों से लिन फेंग का दिल हिल गया। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि वह किस जगह की बात कर रही है और हंसते हुए बोला, तो चलो इसकी जांच करें। उसे सहमत देखकर जियो यिक्सियन ने तुरंत ब्लू ईगल को समृद्ध ऊर्जा से भरे स्थान की ओर निर्देशित किया। लिन फेंग इस जगह से अपरिचित नहीं थे। यह औषधीय जड़ी बूटियों से भरा वही बेसिन था जिसे उन्होंने एक बार जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम का अनुसरण करते हुए देखा था। हालांकि इस बार जियो यिक्सियन के मार्गदर्शन में उन्होंने पैदल लंबी यात्रा को दरकिनार कर दिया और ऊपर से सीधे बेसिन की गहराई में उड़ गए। जैसे ही वे धीरे धीरे घाटी में उतरे, लिन फेंग ने मोटी ऊर्जा से भरी हवा की गहरी सांस ली और तुरंत तरोताजा महसूस किया। यह कैसा है? बहुत अच्छा है ना? यह छोटी सी घाटी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है और ऊपर का आकाश घने कोहरे से ढका हुआ है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से छिपा हुआ है। अगर जियो लैन की गलती से इस पर ठोकर नहीं होती तो शायद मैं इस चमत्कारी जगह की खोज भी नहीं कर पाता। लिन फेंग की सराहनात्मक अभिव्यक्ति को देखकर जियो यिक्सियन गर्व से हंस पड़ा। यह जगह वास्तव में अद्भुत है। यहाँ प्रशिक्षण लेते हुए मुझे विश्वास है कि मैं कुछ ही महीनों में डूशी तक पहुंच जाऊंगा। लिन फेंग ने सिर हिलाया। इस क्षमता का प्रशिक्षण मैदान कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आसानी से देख सके। उसकी नजर धीरे धीरे घाटी पर पड़ी, जो हल्की ऊर्जा की धुंध में लिपटी हुई थी। विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में उगीं, जिससे हवा एक समृद्ध ताजा हर्बल सुगंध से भर गई। लिन फेंग की स्वीकृति देखकर जियो यिक्सियन थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपने होठों पर बांस की एक छोटी सी सीटी लगाई और धीरे से बजाई, जिससे ब्लू ईगल स्वतंत्र रूप से उड़ गया। फिर वह लिन फेंग को घाटी के एक एकांत कोने की ओर ले गई। एक साधारण घास की झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए वह मुस्कुराई और बोली, मैंने यह जगह कुछ समय पहले बनाई है। हम फिलहाल यहीं रहेंगे। हे, भले ही यह सिर्फ एक घास की झोपड़ी हो, सुंदरता के साथ जीवन अभी भी काफी आनंददायक होगा। जियो यिक्सियन की निर्दोष जेड जैसी प्रोफाइल की ओर मुड़ने से पहले लिन फेंग ने झोपड़ी पर नजर डाली। वह मुस्कुराहट के साथ उसे छेड़ने से खुद को नहीं रोक सका। यह सुनकर जियो यिक्सियन के गाल हल्के से लाल हो गए। उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां ऊपर उठाने और फुफकारने से पहले चंचल दृष्टि से उसकी ओर अपनी आंखें घुमाईं। बेहतर होगा कि आप सिर्फ इसलिए न सोचें क्योंकि मैं एक लड़की हूं, आपको कोई भी मजेदार विचार मिल सकते हैं।
मैं आपके साथ आसानी से नहीं जाऊंगी। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। पैट्रियन कॉम याओइक नंबर 29। अध्याय 29 से 29 दुखदाई विष शरीर का सक्रिय होना। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। पैट्रियन कॉम याओइक। एकांत घाटी के भीतर लिन फेंग और जियो यिक्सियन आधे महीने तक शांतिपूर्ण अलगाव में रहे थे। इस दौरान लिन फेंग के सक्रिय दृष्टिकोण के कारण जियो यिक्सियन के साथ उनका रिश्ता काफी करीब आ गया था। हालांकि डूशी तक पहुंचना लिन फेंग की अपेक्षा से अधिक चुनौतीपूर्ण निकला। घाटी में खेती करने के बावजूद जहां उनकी डूक्यूई तेजी से परिष्कृत और सघन होती गई, सफलता की भावना अभी भी उनसे दूर थी। अपनी धीमी प्रगति से निराश होकर लिन फेंग ने बॉस याओ के स्टोरेज रिंग की जड़ी बूटियों और घाटी के भीतर पाए जाने वाले औषधीय पौधों का उपयोग करके अपने कीमिया कौशल में सुधार करते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखा। जब भी लिन फेंग ने कीमिया का अभ्यास किया तो सबसे उत्साही दर्शक निस्संदेह जियो यिक्सियन था। जब तक वह गोलियां परिष्कृत कर रहा था, वह हमेशा मौजूद थी। हालांकि वह केवल मुफ्त में उसके कौशल का लाभ नहीं उठा रही थी। बदले में उसने उनका भोजन तैयार करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली कि लिन फेंग के पास पहनने के लिए ताज़ा कपड़े हों। उस शाम लिन फेंग ने अपना ध्यान समाप्त किया और झोपड़ी से बाहर निकल गए। उसी समय उसने जियो यिक्सियन को जड़ी बूटी इकट्ठा करने से लौटते हुए देखा। उसकी बाहों में एक बुनी हुई टोकरी थी। उसने अपने सिर के चारों ओर हल्के हरे रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था, जिससे वह एक खूबसूरत ग्रामीण लड़की की तरह लग रही थी। तुम्हें भूख लगी होगी। मैं अब खाना बनाना शुरू करूंगा, जियो यिक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह पत्थर के चूल्हे के पास घुटनों के बल बैठ गई, अपनी आस्तीनें ऊपर कर लीं और कुशलतापूर्वक आग जला ली। अभ्यास में आसानी से सामग्री तैयार कर ली। पास की एक चट्टान पर बैठे लिन फेंग ने आग की ओर ध्यान देते हुए उसे धीरे धीरे गुनगुनाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। लेकिन फिर जैसे ही उसने दुखदाई विष शरीर के बारे में सोचा, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह चीज दुखदाई विष शरीर को दबा सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो भी सकता है तो इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। यहाँ खाओ। जैसे ही लिन फेंग विचार में खोया हुआ था, एक नाजुक जेड जैसा हाथ उसके सामने आया, जो एक लकड़ी का कटोरा पेश कर रहा था। उसके बाद एक सौम्य स्त्री स्वर आया, ओह धन्यवाद। अपनी श्रद्धा से बाहर निकलते हुए लिन फेंग ने मांस सूप स्वीकार किया और मन लगाकर खाना शुरू कर दिया। यह अपनी अनोखी काया के कारण जियो यिक्सियन की भावनाएं अधिक संवेदनशील हो गई थीं। लिन फेंग को अपने चारों ओर पूरी तरह से सहज देखकर बिना किसी चिंता के उसकी आंखों में गर्माहट झलक उठी। क्षण भर के लिए उसने कामना की कि यह शांतिपूर्ण जीवन हमेशा चलता रहे। लेकिन जैसे ही उसके विचार रेनबो पॉइजन बुक की ओर मुड़े, उसकी नजरें धुंधली हो गईं। शायद उसे ऐसी जिंदगी नहीं मिली थी। आखिरकार लिन फेंग एक सम्मानित कीमियागर थे, जबकि वह। एक लंबी चुप्पी के बाद जियो यिक्सियन ने अचानक कुछ सोचा। वह लिन फेंग की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। लिन फेंग, तुम मजबूत क्यों बनना चाहते हो? हम। लिन फेंग ने अपना मुंह पोंछा और खाली कटोरा नीचे रख दिया। उसके सवाल से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपनी नजर सामने जल रही आग की ओर घुमाई और देखा कि आग की लपटों के नीचे लकड़ी जल रही थी और चटक रही थी। सबसे पहले इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद
वह केवल अपने ज्ञान का उपयोग खजाना इकट्ठा करने, एक शांतिपूर्ण जगह खोजने, आवास खरीदने और आराम से रहने के लिए कुछ पत्नियों से शादी करने में करना चाहता था। लेकिन बाद में जब जियो यान ने जबरदस्ती उससे वैक्यूम हैंड ले लिया तो उसकी ताकत की इच्छा और भी मजबूत हो गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह फूट फूट कर हंसा। मुझे नहीं पता, शायद सिर्फ इसलिए कि मुझे धमकाया न जाए। जियो यिक्सियन ने अपनी आंखें घुमाईं। जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने जिस तरह का व्यवहार किया था, देखते ही हमला कर दिया था। कौन तुम्हें धमकाने की हिम्मत भी करेगा? लिन फेंग का मुंह घूम गया और उसने असहाय होकर आह भरी, आप हमेशा यह बात क्यों उठाते हैं? फिर वुटैन शहर में अपने अतीत को याद करते हुए उसने एक लंबी आह भरी। लगभग 1 साल पहले संयोग से मेरी नज़र ब्लैक क्लास 2 तकनीक पर पड़ी, लेकिन दूसरे कबीले के युवा मालिक को इसके बारे में पता चला। उसने मुझे धमकी दी और मेरे पास इसे उसे बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ 100 सोने के सिक्कों के लिए। वह आदमी बहुत ज्यादा था। आपको ब्लैक क्लास 2 तकनीक को केवल 100 सोने के सिक्कों के लिए बेचने के लिए मजबूर कर रहा था। जियो यिक्सियन थोड़ा मुड़ा और लिन फेंग की ओर देखा, जिसका मूड स्पष्ट रूप से उदास हो गया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मुझे मजबूत होना होगा ताकि मैं बदला ले सकूं। लेकिन अभी यह सोने का समय है। कल मैं एक सेकेंडटियर क्यूई रिकवरी पिल को परिष्कृत करने का प्रयास करूंगा। देखने अवश्य आएं। चंद्रमा की स्थिति पर नजर डालने और यह महसूस करने के बाद कि देर हो रही है, लिन फेंग आराम करने के लिए अपनी झोपड़ी में लौट आए। मजबूत हो रही हो तो तुम्हें धमकाया नहीं जाएगा। जियो यिक्सियन ने रेनबो पॉइजन बुक की सामग्री को याद करते हुए धीरे से बड़बड़ाया। अगली सुबह लिन फेंग अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उन्होंने देखा कि जियो यिक्सियन का कमरा बंद था। यह असामान्य था। जब वह गोलियां परिष्कृत करता था तो वह हमेशा सबसे पहले आती थी। थोड़ा हैरान होकर उसने उसकी झोपड़ी की ओर पुकारा, जियो यिक्सियन, मैं रिफाइनिंग शुरू करने वाला हूं। क्या आप देखने नहीं आ रहे हैं? मौन। कुछ क्षणों तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद लिन फेंग का दिल डूब गया। यह हो सकता है। उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह झोंपड़ी के दरवाजे की ओर दौड़ा, पास से एक लकड़ी उठाई और उससे दरवाजा खोलने के लिए धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा चरमराकर खुला, धूसर जहरीली धुंध का घना बादल छा गया। भले ही वह कई मीटर दूर खड़ा था, लिन फेंग को तुरंत बेचैनी की लहर महसूस हुई, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी को देखते हुए उसने देखा कि उसका सिरा, जो धुंध के संपर्क में था, पहले से ही सड़ रहा था और अपने पीछे गहरे गड्ढों के निशान छोड़ रहा था। लिन फेंग ने विस्मय से अपने होंठ थपथपाए। धिक्कार है। दुखदाई जहर शरीर कोई मजाक नहीं है। एक बार जब जहरीली धुंध पूरी तरह से छंट गई तो लिन फेंग ने अंदर जाने से पहले जल्दी से एक विषहरण गोली निगल ली। उसकी नजर मंद रोशनी वाले कमरे पर पड़ी। बिस्तर पर जियो यिक्सियन अपनी आंखें कसकर बंद करके लेटी हुई थी। उसका आमतौर पर गुलाबी रंग अब एक भयानक 7 रंग के रंग से खराब हो गया था। तो यह सचमुच जाग गया है। लिन फेंग की नजर फर्श पर पड़े 7 रंगों वाले कोडेक्स पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पन्ने तब तक पलटता रहा जब तक कि वह अंतिम अनुच्छेद तक नहीं पहुंच गया। वॉफुल पॉइजन बॉडी एक अद्वितीय और दुर्लभ संविधान है जो इसके धारक को विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करके तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति देता है।
इस शरीर की मुख्य विशेषता एक हल्की 7 रंग की रेखा है जो पेट के निचले हिस्से पर दिखाई देती है। जैसे जैसे व्यक्ति अधिक जहर अवशोषित करता है, रेखा हृदय की ओर बढ़ती जाती है। एक बार जब यह हृदय तक पहुंच जाता है तो दुखद जहर शरीर अपनी सबसे मजबूत स्थिति में प्रवेश करता है। लेकिन साथ ही वाहक को शरीर को निगलने वाले 10,000 जहरों की अकल्पनीय पीड़ा का अनुभव होगा। लिन फेंग ने आह भरी और कोडेक्स को कमरे के केंद्र में एक छोटी लकड़ी की मेज पर रख दिया। फिर वह पास के लकड़ी के स्टूल पर बैठ गया और जियो यिक्सियन को देखते हुए उसके जागने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे जियो यिक्सियन के चेहरे पर 7 रंगों का रंग फीका पड़ने लगा। आखिरकार अनंतकाल की तरह महसूस होने के बाद उसकी कसकर बंद आंखें खुल गईं। उसकी नाजुक उंगलियां हल्की सी कांपने लगीं। उसने गहरे काले ज़हर पर नजर डाली जो उसकी चादरों पर फैल गया था। उसके होंठ एक कड़वी मुस्कान में बदल गए। फिर जैसे ही उसके दिल में कड़वाहट बढ़ी, जियो यिक्सियन ने अचानक उसके सिर पर कंबल खींच लिया। कवर के नीचे से हल्की दबी हुई सिसकियां आ रही थीं। मैंने फिर से नियंत्रण खो दिया। मैं सचमुच शापित हूं। लिन फेंग चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा उसकी शांत हृदय विदारक सिसकियां सुन रहा था। उनकी भावनाएं परस्पर विरोधी थीं। एक तरफ उसे उम्मीद थी कि उसका शरीर जाग जाएगा, आखिरकार उनके करीबी रिश्ते के साथ कुछ वर्षों में उसके पास एक दुर्जेय सहयोगी होगा। दूसरी ओर उसे इस तरह निराशा में देखकर उसे दोषी महसूस हुआ। क्या वह स्वार्थी था? लिन फेंग धीरे से खड़े हुए और बिस्तर की ओर बढ़े। किनारे पर बैठकर उसने जियो यिक्सियन को ढकने वाले कंबल को धीरे से थपथपाया। उसके स्पर्श से कंबल अचानक एक ओर हट गया। जियो यिक्सियन का आंसुओं से भरा चेहरा उभर आया, उसकी लाल आंखें उसके बगल में बैठे युवक पर टिक गईं। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। patreon.com याओइक नंबर 30 अध्याय 30 से 30 दो समाधान नंबर 31 अध्याय 31 से 31 डूशी की उन्नति 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। patreon.com याओइक इस बार लिन फेंग क्यूई रिकवरी पिल नामक दूसरी स्तरीय पीकग्रेड गोली को परिष्कृत करने जा रहा था। दूसरी श्रेणी की गोलियों में से इसे परिष्कृत करना बेहद कठिन था। एक बार सेवन करने के बाद यह किसी व्यक्ति के शरीर के भीतर डू-क्यूई को तेजी से बहाल कर सकता है। इसने डूशी और डूझे चरणों वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा काम किया, लेकिन दाडूशी स्तर वाले लोगों के लिए प्रभाव उतना संतोषजनक नहीं हो सकता है। साथ ही यह सूत्र उच्चतम स्तर का था जो उन्होंने लियूशी से प्राप्त किया था। जैसे ही ठंडी औषधीय कड़ाही का तापमान धीरे धीरे बढ़ा, लिन फेंग ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी पर अपनी उंगलियां घुमाईं और उसकी हथेली में एक हल्की हरी जड़ी बूटी दिखाई दी। फिर उसने उसे कड़ाही में सबसे ऊपर कुंडलित सांप के सिर में फेंक दिया। जैसे ही जड़ी बूटी कड़ाही में दाखिल हुई, अंदर लाल लपटें ऊपर की ओर उठीं और जड़ी बूटी को लगातार भूनती रहीं। समय के साथ फीकी हरी घास धीरे धीरे पीली भूरी हो गई और घास की पत्तियों से नीला तरल पदार्थ निकलने लगा। अंत में जड़ी बूटी काली राख में बदल गई और कड़ाही में केवल नीले तरल का घूमता हुआ द्रव्यमान रह गया। लिन फेंग ने यह देखा, एक जेड बोतल पकड़ ली और उसके हाथ की लहर के साथ कड़ाही में नीला तरल बोतल में डाला गया। उसके बाद उसने लापरवाही से पास से एक रिस्टोरेटिव स्कारलेट फल उठाया और उसे कड़ाही में फेंक दिया। एक पल के बाद लिन फेंग ने परिष्कृत जड़ी बूटियों को देखा और दया में ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने क्यूई रिकवरी पिल सामग्री के केवल 20 बैच एकत्र किए थे, लेकिन शोधन के बाद
उन्हें केवल 15 बैच मिले, बाकी विभिन्न कारणों से प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो गए। यह ध्यान देने योग्य है कि क्यूई रिकवरी पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री बड़े प्रयास से प्राप्त की गई थी। विशेष रूप से मुख्य सामग्री रिस्टोरेटिव स्कारलेट फ्रूट की कटाई के लिए, जिसका एक रैंक 2 बर्फीला तूफान दानव वानर द्वारा लंबे समय से पीछा किया गया था। हालांकि वह बाद में जानवर को मारने में कामयाब हो गया था, लेकिन सामग्रियों को बर्बाद होते देखना अभी भी दूसरों से चुराई गई सामग्रियों को खोने से कहीं अधिक दुखदायी था। सामग्री के नुकसान पर एक पल का शोक मनाने के बाद लिन फेंग ने अपना हाथ कड़ाही पर वापस रख दिया और आग की लपटों को फिर से भड़काने के लिए डू क्यूई को इंजेक्शन लगाया। फिर उन्होंने क्लाउड क्यूई ग्रास और 3 अन्य जड़ी बूटियों के परिष्कृत संस्करण जोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे तीव्र लपटें भड़कती रहीं, अलग अलग रंग की जड़ी बूटियां धीरे धीरे घुलने लगीं। तरल और पाउडर एक साथ मिश्रित हो गए, धीरे धीरे आग की लपटों में मथने लगे। समय के साथ गोली का प्रारंभिक रूप कड़ाही में धीरे धीरे आकार लेने लगा। इस बिंदु पर गोली के प्रारंभिक स्वरूप की सतह गड्ढों से ढकी हुई थी और उसका कोई स्पष्ट आकार नहीं था। सतह पर हरे और बैंगनी रंग के धब्बे भी थे, जिससे यह एक अजीब कांटेदार वस्तु जैसा दिखता था, जो पूरी तरह से चिकनी चमकदार गोलियों के विपरीत था जो तैयार उत्पाद थे। इस बदसूरत गोली के रूप को देखकर लिन फेंग राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस स्तर पर गोली को परिष्कृत करना पहले ही लगभग 90% सफल हो चुका था। बाकी चरण बहुत आसान होंगे। एक क्षण बाद लिन फेंग ने सही समय का फायदा उठाया, तेजी से मुट्ठी भर पाउडर वाले रिस्टोरेटिव स्कारलेट फ्रूट को उठाया और कड़ाही में फेंक दिया, साथ ही साथ आग की लपटों को भी कम करने के लिए नियंत्रित किया। कई मिनट तक भूनने के बाद पीसा हुआ फल धीरे धीरे गोली में विलीन हो गया। साथ ही गोली चिकनी और अधिक गोल होने लगी। जब गोली कड़ाही में पर्याप्त रूप से पक गई तो लिन फेंग ने अपने हाथ से पुकारा और एक शुद्ध सफेद गोली कड़ाही से बाहर उड़ गई। उसने जल्दी से बगल से एक जेड बोतल ली और उसे अंदर रख लिया। थोड़ी देर के बाद लिन फेंग ने आखिरी गोली का भंडारण पूरा करते हुए देखा। जियो यिक्सियन पास आया और प्रशंसा की, अब आपके शोधन कौशल के साथ आपको तीसरे स्तर के कीमियागर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? जेड बोतल में 11 क्यूई रिकवरी गोलियों को देखते हुए लिन फेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया, यह इतना आसान नहीं है। मेरे पास अभी तक तीसरी स्तरीय गोली का नुस्खा भी नहीं है। यह कहने के बाद उसने देखा कि वह पास ही खड़ी है। उसकी खूबसूरत आंखें लालसा से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने कढ़ाई को धीरे से सहलाया और मुस्कुराई, वास्तव में आपको इतना ईर्ष्यालु होने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक दुर्लभ आग पा सकते हैं और अपने संविधान को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप कुछ गोलियों को भी परिष्कृत कर सकते हैं। वास्तव में क्या कीमियागरों को आग और लकड़ी के गुणों की आवश्यकता नहीं है? यह सुनकर जियो यिक्सियन की आंखें अविश्वास से थोड़ी चौड़ी हो गईं। सही गुण होने से शुरुआत करना आसान हो जाता है और क्षमता के लिए ऊंची सीमा मिलती है। आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए मैं उच्च स्तरीय गोलियों की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपकी ताकत बढ़ती है और आपको एक दुर्लभ लॉ की सहायता मिलती है, तो निम्न स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता। जब तक मैं कुछ परिष्कृत कर सकता हूं, मैं संतुष्ट रहूंगा। लिन फेंग की पुष्टि सुनकर जियो यिक्सियन ने एक आकर्षक हंसी निकाली। एक दुर्लभ लॉ के लिए उसकी लालसा और भी मजबूत हो गई। अरे, तुम्हें संतुष्ट करना बहुत आसान है ना? इससे पहले कि लिन फेंग बोलना समाप्त कर पाते, उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके शरीर ने डू क्यूई को अनियंत्रित रूप से अवशोषित करना शुरू कर दिया था।
एक पल में उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और वह चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है? मैं डूशी तक पहुंचने वाला हूं। अपनी सफलता में खलल डालने से बचने के लिए जियो यिक्सियन तेजी से गुफा से बाहर निकल गया। लिन फेंग ने इस पल के इतने अचानक आने की उम्मीद नहीं की थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जल्दी से अपनी गोलियां रख दी, फिर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी प्रगति शुरू कर दी। इस समय उसके डू क्यूई चक्रवात के तेजी से घूमने के साथ गुफा में आसपास मौजूद डू क्यूई उसके शरीर में पागल हो गई। अराजक डू क्यूई उनकी खेती पद्धति के मार्गदर्शन में विशिष्ट मध्याह्न रेखा के माध्यम से बहती थी। चक्रवात द्वारा अवशोषित होने से पहले डू क्यूई के शुद्ध धागों में परिष्कृत होती थी। इस बीच चक्रवात धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, लेकिन इसके भीतर डू क्यूई सघन और अधिक केंद्रित होती जा रही थी। कई घंटों तक अवशोषित करने के बाद लिन फेंग को पता नहीं था कि उसने कितना डू क्यूई ग्रहण किया था। अब तक एक घटना शुरू हो गई थी, उसके चक्रवात के भीतर डू क्यूई तरल होना शुरू हो गया था। जैसे जैसे गैसीय डू क्यूई कम हुई, इसका अधिकाधिक भाग तरल रूप में परिवर्तित हो गया। यह स्पष्ट नहीं था कि कितना समय बीत चुका था जब गैसीय डू क्यूई का आखिरी किनारा अंततः तरल में संघनित हो गया। अगले ही पल में चक्रवात के भीतर तरल डू क्यूई हिंसक रूप से फैल गया और उसके शरीर के हर कोने की ओर बढ़ने लगा। ये बिखरे हुए तरल डू क्यूई कण उसके पूरे अस्तित्व में फैल गए और जब वे उसके शिरोबिंदु, हड्डियों और मांस के संपर्क में आए तो वे धीरे धीरे उनमें विलीन हो गए। लिन फेंग के हृदय में तीव्र उत्तेजना की लहर दौड़ गई। वह इसे महसूस कर सकता था। उसके शरीर की प्रत्येक हड्डी और मांसपेशियां परिवर्तन के दौर से गुजर रही थीं, जबरदस्त ताकत से भर रही थीं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे बंद होने से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक जारी रही। जैसे ही चक्रवात का घूमना धीमा हो गया, लिन फेंग का बाहरी डू क्यूई का अवशोषण भी कमजोर होने लगा जब तक कि यह पूरी तरह से बंद नहीं हो गया। जैसे ही सक्शन गायब हुआ, गुफा के भीतर लिन फेंग की आंखें खुल गईं। उस पल में हवा की अनुपस्थिति के बावजूद उसके काले बाल लहरा रहे थे और उसके कपड़े अपने आप उड़ गए। उसके शरीर से पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जैसे कोई जानवर नींद से जाग रहा हो। उसके आसपास की हवा कांप उठी और उसके वस्त्र अंततः उसकी त्वचा पर स्थिर होने से पहले कई क्षणों तक लहराते रहे। एक गहरी सांस के साथ उसने अपने मुंह से गंदी हवा बाहर निकाली, फिर उठ खड़ा हुआ। उनके चेहरे की खुशी छुपाना नामुमकिन था। इस समय वह अंततः डूझे से आगे बढ़कर सच्चा डूशी बन गया था। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। patreon.com याओइक नंबर 32 अध्याय 32 से 32 जियो यिक्सियन का प्रस्थान। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। patreon.com याओइक लिन फेंग ने अपनी डू क्यूई की अभूतपूर्व परिपूर्णता को महसूस करते हुए अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसने तुरंत अपने मन को शांत किया और अपने डू क्यूई चक्रवात की स्थिति का अवलोकन करते हुए अंदर की ओर ध्यान केंद्रित किया। इस समय चक्रवात अपने मूल गैसीय रूप से पूरी तरह से तरल अवस्था में परिवर्तित हो गया था। इसके भीतर क्रिम्सन ऊर्जा तरल की 1 दर्जन से अधिक बूंदें धीरे धीरे घूम रही थीं। प्रत्येक छोटी बूंद में अपार मात्रा में संघनित शक्ति समाहित थी। एक मोटी गणना के बाद लिन फेंग ने अनुमान लगाया कि यदि वह अभी भी नानस्टार डूजी स्तर के चरम पर होता तो उसके शरीर में सभी डू क्यूई इस ऊर्जा तरल की केवल 3 बूंदों को बनाने के लिए पर्याप्त होती। जैसे ही उसने दोनों हाथ फैलाए और उन्हें कसकर भींच लिया, उसकी आंखों में उत्साह झलक उठा। तुरंत उसके शरीर पर लाल रंग की डू क्यूई आभा उभर आई, जिससे उसके चारों ओर कवच की तरह एक पतली सुरक्षात्मक परत बन गई।
यह डूशी के लिए विशिष्ट हस्ताक्षर क्षमता थी। डू क्यूई लबादा, आप सफलतापूर्वक सफल हो गए। आइए पहले रात का खाना खा लें। जैसे ही लिन फेंग अपने डू क्यूई लबादे के साथ खेल रहा था, गुफा के प्रवेश द्वार से एक मधुर आवाज आई। वह जियो यिक्सियन को शालीनता से आगे बढ़ते हुए देखने के लिए मुड़ा। गुफा के प्रवेश द्वार पर उसकी ओर देखते हुए उसने देखा कि सूरज पहले ही गायब हो चुका था। उसकी जगह अंधेरे का अंधीन विस्तार आ गया था। स्याह काले आकाश के ऊपर एक चांदी का चांद चमकता हुआ लटका हुआ था, जिसकी कोमल चमक जमीन पर एक रहस्यमय आवरण डाल रही थी। यह पहले से ही रात का समय है? वह तेज था। बाहर निकलते हुए उसने रात की शांत घाटी को देखा और प्रशंसा में आह भरते हुए जियो यिक्सियन के साथ उनके रात्रिभोज का आनंद लेने के लिए उनकी छोटी सी अस्थायी रसोई में चला गया। जैसे ही लिन फेंग ने खुशी से खाना खाया, जियो यिक्सियन काफी देर तक चुप रही। उसका सिर थोड़ा नीचे झुक गया। कुछ देर की झिझक के बाद आखिरकार वह कुछ दबी आवाज में बोली, कुछ दिनों में मैं चू युन साम्राज्य के लिए रवाना होने की योजना बना रहा हूं। लिन फेंग की चॉपस्टिक्स हवा में ही जम गईं। क्या हम एक साथ यात्रा करने के लिए सहमत नहीं थे? जब उसने धीरे से अपना कटोरा नीचे रखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जियो यिक्सियन ने अचानक अपना सिर उठाया और दृढ़ निश्चय के साथ लिन फेंग की ओर देखा। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। उसकी आंखों में अटूट संकल्प देखकर लिन फेंग का दिल डूब गया। महीनों साथ बिताने के बाद वह उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ गया था। एक बार जब उसने कुछ तय कर लिया तो उसे अन्यथा मनाना लगभग असंभव था। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में अपने समय के बारे में सोचते हुए, जहां वह अक्सर जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए उसे अपने साथ लाता था, उसने महत्वपूर्ण युद्ध अनुभव प्राप्त किया था। अपने अनूठे गठन के साथ वह शीर्ष स्तर के डूशी विरोधियों को भी संभाल सकती थी। इसके अलावा वह उसे बिल्कुल बांध नहीं सकता था और उसे अपने साथ यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। क्या वह ऐसा कर सकता था? जरा ठहरिए। उसे यह भी यकीन नहीं था कि क्या वह उसे अब और हरा सकेगा। एक पल के लिए सोचने के बाद लिन फेंग ने एक आह भरी और अंत में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 5 साल दे रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें 5 साल बाद वापस आना होगा। उसकी सहमति सुनकर जियो यिक्सियन स्पष्ट रूप से शांत हो गया। हालांकि वह भी उसके साथ यात्रा करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि चू युन साम्राज्य की ओर जाना अभी उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। लिन फेंग के साथ रहने से उसे केवल अनावश्यक परेशानी ही होगी। उसने गुप्त रूप से अपने द्वारा तैयार किए गए स्लीपिंग पाउडर को छुपाते हुए उसके विरोध करने की स्थिति में बालों की एक ढीली लट को अपने कान के पीछे छिपा लिया और धीरे से पूछा, समय आने पर मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी? लिन फेंग ने रात के विशाल आकाश की ओर देखा। जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, तब तक मुझे जियानान अकादमी में होना चाहिए। बेशक यदि आप मेरी तलाश में नहीं आते हैं तो मैं यहाँ लौटूंगा और आपका इंतजार करूंगा। मम। जैसे ही सुबह हुई, घाटी में एक बड़े पत्थर के ऊपर जियो यिक्सियन गहरी सांस लेते हुए लिन फेंग की छाती पर बैठ गया। उसने धीरे से बांस की एक छोटी सी सीटी अपने होठों पर रखी और धीरे से बजाई। एक क्षीण ध्वनि तरंग आकाश में गूंज उठी। सीटी की ध्वनि तरंगों को आकाश में गूंजते हुए सुनकर एक विशाल नीला चील झपट्टा मारकर नीचे आया। उसके पंखों ने हवा को हिंसक रूप से हिला दिया, जिससे आसपास के पौधे शक्तिशाली झोंकों के कारण चपटे हो गए। चल दर। जियो यिक्सियन ने एक सुंदर कदम आगे बढ़ाया और धीरे से फुसफुसाते हुए अपने नाजुक शरीर को लिन फेंग की छाती पर दबाया। थोड़ा सा सिर हिलाते हुए
लिन फेंग ने अपना हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दिया। उसके पैरों के अचानक धक्का से उनकी आकृतियां हवा में उछल गईं और बांस की चौड़ी पीठ पर तेजी से गिरीं। मुझे आशा है कि तुम जल्दी से मजबूत हो जाओगे, अन्यथा मुझ पर सीमाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। एक दूर की पहाड़ी पर लिन फेंग ने धीरे से अपने अभी भी गर्म होठों को छुआ और ईगल को क्षितिज में गायब होते देखा। वह मन ही मन बुदबुदाया। अब उसे जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह एक शक्तिशाली समर्थक की थी, कोई इतना मजबूत व्यक्ति जो उसकी रक्षा कर सके। यदि उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो वह स्वर्गीय ज्वाला के संबंध में कुछ जानकारी लीक कर सकता है। जियो यान, जो अपनी साधना तकनीक को बढ़ाने के लिए एक स्वर्गीय ज्वाला की तलाश कर रहा था, निश्चित रूप से उसके पास दौड़कर आएगा, क्षमा की भीख मांगेगा और मुआवजे की पेशकश करेगा। जैसे कि क्या जियो यान के पास हेवनली फिल्म्स पर भी लीड थी? अरे तो क्या? यदि जियो यान ने चुप्पी के लिए कीमत चुकाने से इनकार कर दिया तो लिन फेंग यह सुनिश्चित करेगा कि पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को उसके रहस्य के बारे में पता चले। बेशक यह सब इस धारणा पर आधारित था कि कम से कम एक डू-जोंग विशेषज्ञ उसका समर्थन कर रहा था, अन्यथा जियो यान उसके साथ तर्क करने की जहमत नहीं उठाएगा। एक बार जब उसे पता चल गया कि लिन फेंग के पास स्वर्गीय ज्वाला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है तो वह संभवतः उससे जबरदस्ती पूछताछ करेगा या उसे सीधे मार भी देगा। आह! लिन फेंग ने विशाल अंधेरे आकाश की ओर देखते हुए एक गहरी आह भरी। फिर अपने पंख फैलाकर वह भोर से पहले मंद रोशनी का लाभ उठाते हुए ब्लैक रॉक सिटी की ओर उड़ गया। कुछ दिनों के बाद ब्लैक रॉक सिटी के परिचित दृश्य के सामने खड़े होकर लिन फेंग ने भावनात्मक रूप से आह भरी। यह वास्तव में बिल्कुल भी नहीं बदला है। आधे साल दूर रहने के बाद भी शहर में हमेशा की तरह हलचल बनी रही। अपना अल्केमिस्ट अप्रेंटिस बैज पुनः प्राप्त करते हुए उसने इसे अपनी छाती पर लगाया और आत्मविश्वास से शहर में चला गया। पथरीली सड़कों का अनुसरण करते हुए वह जल्द ही एक अधिक सुनसान इलाके में पहुंच गया। वहां उन्होंने मित्तल नीलामी घर की ओर जाने से पहले अपनी असली पहचान छुपाने के लिए एक काला लबादा पहन लिया। मित्तेल नीलामी घर जियामा साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक नीलामी घर था, जिसका स्वामित्व क्षेत्र के सबसे धनी परिवार मित्तल कबीले के पास था। सुरक्षा और इसके विशाल वित्तीय संसाधनों की देखरेख के लिए तैनात डू-वांग विशेषज्ञों के साथ ग्राहकों को लूटने के मामले बेहद दुर्लभ थे। इस प्रकार जियामा साम्राज्य में मित्तल नीलामी घर के माध्यम से व्यापार करना मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक माना जाता था। कुछ ही देर में लिन फेंग एक भव्य और आलीशान सुनहरी इमारत के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश द्वार पर पूरी तरह से सशस्त्र गार्डों की सावधान निगाहों के तहत लबादा पहने लिन फेंग बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। जैसे ही उन्होंने नीलामी हॉल में कदम रखा, एक ताजगी भरी ठंडक ने उन्हें घेर लिया, जिससे बाहर की गर्मी तुरंत दूर हो गई। दोनों वातावरणों के बीच एकदम विपरीतता ने ऐसा महसूस कराया जैसे कि एक अलग दुनिया में कदम रखा जा रहा हो। जैसे ही उसने प्रवेश किया, एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित युवा नौकरानी उसके पास आई। आदरपूर्ण प्रणाम करते हुए वह नरम और सुखद स्वर में बोली, सम्मानित अतिथि, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? लिन फेंग ने अपना हुड थोड़ा नीचे खींचा और गहरी आवाज में बोला, मुझे एक तृतीय स्तरीय गोली फॉर्मूला चाहिए। क्या आपके पास स्टॉक में कोई है? उसका अनुरोध सुनकर नौकरानी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी उत्तेजना छुपा ली। अपने पेशेवर रवैये को बरकरार रखते हुए उसने उत्तर दिया, बेशक सर। कृपया आगे की चर्चा के लिए मेरे साथ वीआईपी लाउंज में चलें।
गोली के फार्मूले और गोली के बर्तन अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। यहां तक कि सबसे निचले स्तर के प्रथम श्रेणी के फार्मूले भी शायद ही कभी 1 लाख सोने के सिक्कों से कम में बेचे जाते हैं। ठीक है। लिन फेंग ने सिर हिलाया और नौकरानी के पीछे वीआईपी लाउंज की ओर चल दिया। उनके आने के बाद एक अन्य परिचर ने चुपचाप खुद को माफ करने से पहले तुरंत गर्म चाय परोसी। उत्कृष्ट नक्काशीदार चंदन की कुर्सी पर बैठे लिन फेंग ने शांति से चाय की चुस्की ली और बातचीत शुरू होने का इंतजार करने लगे। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। पैट्रियन कॉम याओइक नंबर 33 अध्याय 33 से 33 तृतीय स्तरीय कीमियागर नंबर 34 अध्याय 34 से 34 रेगिस्तानी शहर में आगमन 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। पैट्रियन कॉम याओइक। एक गहरी सांस लेते हुए लिन फेंग ने गोली हटा दी, खिड़की के पास गया और बाहर आकाश की ओर देखा। अभी कुछ देर पहले ही सूरज उग आया था। वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और शहर के केंद्र में स्थित फ्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की ओर चल दिया। इतने समय तक ब्लैक रॉक सिटी में रहने का कारण उनकी चिंता थी कि रॉक डेजर्ट सिटी, जहां किंग लिन स्थित था, में ब्रेकिंग क्यूई पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं हो सकती है। अब जब उसने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था, तो अब यहां रहने का कोई कारण नहीं था। किंग लिन डूशेंग क्षमता वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह जितनी जल्दी उससे मिले उतना अच्छा होगा। जब तक वह किंग लिन के दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित कर सकता है, भविष्य में उसके पास एक शक्तिशाली समर्थक होगा। ऐसे संबंध के साथ क्या उसे फिर कभी खेती के संसाधनों की कमी होगी? आखिरकार उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह खेती में कितनी दूर तक जा सकता है। कई सड़कों से गुजरने के बाद लिन फेंग पहली बार एक विशाल चौराहे पर पहुंचे। वहां एक विशाल प्रतिष्ठान खड़ा था, फ्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। विशाल चौक के भीतर 1 दर्जन से अधिक बड़े उड़ने वाले पक्षी जानवर आराम कर रहे थे। इन पक्षी जानवरों को मोटे पंखों वाले पक्षी कहा जाता था। वे जादुई जानवरों की श्रेणी में नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से सामान्य पक्षी थे। उनका स्वभाव बेहद सौम्य था और इंसानों के लिए उन्हें वश में करना सबसे आसान प्राणी था। हालांकि उनकी सीमित संख्या के कारण केवल एक साम्राज्य के पास ही उनके साथ उड़ान परिवहन बेड़ा बनाने के लिए संसाधन थे। हालांकि इन मोटे पंखों वाले पक्षियों की गति की तुलना अन्य उड़ने वाले जादुई जानवरों से नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी सहन शक्ति असाधारण थी। जब तक उन्हें अच्छा खाना मिलता रहेगा, वे 4 से 5 दिनों तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी वहन क्षमता उत्कृष्ट थी। एक पूर्ण विकसित मोटे पंखों वाला पक्षी लंबी दूरी की उड़ान भरते हुए अपने वजन से 5 से 6 गुना अधिक वजन आसानी से उठा सकता है। हालांकि युद्ध के समय साम्राज्य इन पक्षियों को सैन्य उपयोग के लिए जबरन पुनः प्राप्त कर लेता था। युद्ध समाप्त होने पर ही उन्हें नागरिक परिवहन कंपनी को लौटाया जाएगा। इस प्रकार इनमें से कई पक्षियों ने एक बार क्रूर लड़ाई का अनुभव किया था। एक राहगीर को रास्ता पूछने के लिए रोकने के बाद लिन फेंग ने निर्देशों का पालन किया और मुख्य हॉल के बगल में टिकट काउंटर पर पहुंचे। उन्होंने डेजर्ट सिटी के लिए एक उड़ान टिकट खरीदा। गलियारे का अनुसरण करते हुए वह एक खुले क्षेत्र में दाखिल हुआ और अपने सामने विशाल मोटे पंखों वाले पक्षियों को देखता रहा। वह अपने पिछले जीवन के हवाई जहाज़ों और हवाई अड्डों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। थोड़ी देर के लिए वह सोच में खो गया। टिकट निरीक्षक के आग्रह से वह वास्तविकता में वापस आ गया। अपना टिकट सत्यापित करने के बाद वह निर्धारित केबिन में प्रवेश कर गया। लिन फेंग ने अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए खेती की।
फिर एक तेज और स्पष्ट चीख के साथ मोटे पंखों वाला पक्षी जानवरों को काबू करने वालों के मार्गदर्शन में आकाश में उड़ गया। साम्राज्य के पूर्वी भाग रॉक डेजर्ट सिटी की ओर बढ़ते हुए यात्रा शुरू हुई। शायद रेगिस्तान के निकट होने के कारण यहाँ का मौसम अत्यधिक शुष्क और गर्म था। आसमान से चिलचिलाती धूप बरस रही थी, जिससे नीचे की धरती झुलस रही थी और गर्मी की लहरें उठ रही थीं। इन गर्म लहरों ने हवा को विकृत कर दिया, जिससे दृश्य कुछ धुंधला और विकृत दिखाई देने लगा। पूश हवा के तेज झोंकों की आवाज के साथ नीली ईंटों वाली जमीन से टकराने के साथ मोटे पंखों वाला पक्षी कई दिनों तक उड़ान भरने के बाद डेजर्ट सिटी के उड़ने वाले परिवहन स्टेशन के निर्दिष्ट खुले स्थान पर तेजी से उतरा। उड़ते हुए जानवर से नीचे उतरते हुए लिन फेंग ने एक गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर डू क्यूई सक्रिय रूप से उभर रही है। यहाँ तक कि उनकी खेती की तकनीक का प्रसार भी सामान्य से काफी तेज था। अपने परिवेश को ध्यान से महसूस करने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ की हवा में लगभग 80% ऊर्जा पृथ्वी और अग्नि गुणों से संबंधित है। डेजर्ट सिटी की सड़कों पर चलते हुए लिन फेंग ने उत्सुकता से अपने आसपास पैदल चलने वालों को देखा। अधिकांश पुरुष शर्टलेस थे, उनकी गहरी त्वचा एक कठोर मजबूत लुक के साथ चमक रही थी। पहली नजर में वे काफी साहसी और स्पष्टवादी लग रहे थे। जहां तक उन महिलाओं की बात है जिनके पास से वह कभी कभार गुजरता था, उनकी त्वचा हालांकि थोड़ी सी सांवली भी थी, पर एक गहरा कांस्य रंग था जो एक कामुक सुंदरता को उजागर करता था। यहाँ की महिलाएं साम्राज्य के आंतरिक क्षेत्रों की आरक्षित और शर्मीली महिलाओं की तरह नहीं थीं। तम चमड़े के परिधान पहने हुए उनकी पोशाक बमुश्किल उनकी छाती को ढकती थी और बस थोड़ा सा नीचे। उनकी पतली कमर साहसपूर्वक उजागर हो गई थी और उनके लंबे सुडौल पैर केवल छोटी स्कर्ट या शॉर्ट्स में लिपटे हुए थे। जब वे चलते थे तो उनकी सांप जैसी कमर एक अनोखा आकर्षण लिए हुए हिलती थी। सड़कों पर घूमते हुए लिन फेंग की नजर विदेशी दृश्यों पर पड़ी। सौभाग्य से जियो यिक्सियन चू यूं साम्राज्य में चला गया था, अन्यथा अगर उसने यह देखा होता तो शायद आज उसके पास अच्छा समय नहीं होता। थोड़ी देर बाद लिन फेंग ने अपने विचार स्पष्ट करने के लिए अपना सिर हिलाया। उसने अचानक एक राहगीर को पकड़कर पूछा, बूढ़े साहब, मैं रॉक डेजर्ट सिटी कैसे पहुंचूं? रॉक डेजर्ट सिटी? बुजुर्ग व्यक्ति ने शहर के पश्चिम की ओर अपनी छड़ी का इशारा करने से पहले एक पल के लिए सोचा। उस ओर बढ़े। पश्चिमी गेट के पास एक खुली जगह है जहां कई व्यापारी कारवां रॉक डेजर्ट सिटी की ओर जा रहे हैं। आप उनके साथ यात्रा करने के लिए उन्हें शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, जो आपके लिए अधिक सुरक्षित होगा। धन्यवाद बूढ़े साहब। अपना आभार व्यक्त करने के बाद लिन फेंग तेजी से शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़े। जैसे ही वह सड़क पर चल रहा था, उसने प्राचीन मानचित्र नामक एक दुकान देखी जो मानचित्रों में विशेषज्ञता रखती थी। एक पल के लिए सोचते हुए रुकते हुए अंततः उसने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। वर्तमान में वह केवल एक तृतीय श्रेणी का कीमियागर था और उसके पास हाई बोर्डों की मुहर को हटाने की क्षमता नहीं थी। उससे पवित्र करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला का अवशेष मानचित्र प्राप्त करना तो दूर की बात है। चूंकि डेजर्ट सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, लिन फेंग जल्द ही उस खुली जगह पर पहुंचे जिसका उल्लेख बूढ़े व्यक्ति ने किया था। आगे देखने पर उसे सैकड़ों ऊंटों से भरा एक विशाल क्षेत्र दिखाई दिया। उनमें से कई भाड़े के सैनिक और व्यापारी कारवां थे जो जोर शोर से अपनी सेवाओं का विज्ञापन कर रहे थे और यात्रा करने वाले साथियों की तलाश कर रहे थे। तेंदुआ भाड़े का समूह रेगिस्तान में जादुई जानवरों का शिकार करने में हमारे साथ शामिल होने के लिए एक 4 सितारा डूजे या उच्चतर की भर्ती कर रहा है।
रेगिस्तान की ओर जा रही एक भाड़े की टीम एक और सदस्य की तलाश कर रही है। रुचि है? जल्दी आओ। इस व्यापारी कारवां की सुरक्षा में डूश स्तर का एक विशेषज्ञ है। शाही राजधानी की ओर जाने वाले यात्री की तलाश है, सुरक्षा की गारंटी। दूर से यह प्रबंधनीय था, लेकिन जैसे जैसे लिन फेंग करीब आता गया, अनगिनत चीखों से उसके सिर में थोड़ा दर्द होने लगा। समायोजित होने में थोड़ा समय लगाते हुए वह जल्द ही शोर के अनुकूल हो गया और एक उपयुक्त कारवां की तलाश में भीड़ में भटकने लगा। कुछ ही देर में उसने रॉक डेजर्ट सिटी की ओर जाने वाले यात्रियों की तलाश कर रहे एक समूह की चिल्लाने की आवाज सुनी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और आवाज के स्रोत की ओर चल दिया। यात्रियों को बुलाते हुए मोटे आदमी के पास जाकर लिन फेंग ने पूछा, अंकल, रॉक डेजर्ट सिटी में कितना जाना है? 1000 सोने के सिक्के। उस आदमी ने लिन फेंग की साधारण पोशाक पर नजर डाली और उससे अत्यधिक शुल्क न लेने का फैसला किया। कीमत सुनकर लिन फेंग ने तुरंत मोलभाव किया, 1000? यह बहुत महंगा है अंकल। 500 के बारे में क्या ख्याल है? अरे बच्चे, 1000 पहले से ही उचित कीमत है। आप इसे आधा कर रहे हैं? यह बहुत कम है। हमारे कारवां की सुरक्षा के लिए एक 8 सितारा डूझे भी है। ठीक है, मैं तुम्हें छूट दूंगा, 800 सोने के सिक्के। उसके बारे में क्या ख्याल है? चाचा, यहां तक कि डूशी के साथ एक कारवां भी इतना ही चार्ज करता है। 500 पहले से ही उचित है। सौदेबाजी के एक दौर के बाद लिन फेंग ने सफलतापूर्वक कीमत घटाकर 700 सोने के सिक्के कर दी। उस आदमी को सहमत देखकर लिन फेंग ने अनिच्छा से जमा राशि के रूप में आधी राशि निकाल ली, दर्द महसूस करने का नाटक किया, फिर कारवां तक उसका पीछा किया। बेशक ऐसा नहीं था कि लिन फेंग 1000 सोने के सिक्के नहीं खरीद सकते थे। हालांकि ये व्यापारी कारवां वैध लग सकते हैं, लेकिन अगर वे एक बड़ी मोटी भेड़ को सूंघ लें तो वे किसी भी क्षण डाकू बन सकते हैं, अपने यात्रियों को लूट सकते हैं और यहां तक कि उन्हें मार भी सकते हैं। हालांकि लिन फेंग इन डूझे से आसानी से निपट सकते थे, लेकिन मोलभाव करने और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए कुछ मिनटों का समय लेना बेहतर था। इसके अलावा उसने पहले कभी रेगिस्तान में प्रवेश नहीं किया था, उसका अनुभव शून्य था। सुरक्षा की दृष्टि से इन अनुभवी यात्रियों का अनुसरण करना सबसे अच्छा था। आखिरकार ऊँटों के साथ और खोए बिना भी रॉक डेजर्ट सिटी तक पहुंचने में अभी भी कई दिन लगेंगे। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। patreon.com याओइक नंबर 35 अध्याय 35 से 35 किंगलिन नंबर 36 अध्याय 36 से 36 स्वर्गीय ज्वाला के लिए साजिश रचना। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। patreon.com याओइक बड़े भाई, आप बहुत दयालु हैं। किंग लिन ने अपना पूरा जीवन दूसरों की आलोचनात्मक निगाहों के नीचे बिताया था। वह हमेशा उनके डर और घृणा को महसूस कर सकती थी। लेकिन लिन फेंग की नजर अलग थी। इसमें वह सामान्य घृणा नहीं थी जिसकी वह आदी थी। उसकी छोटी सी नाक हल्की सी हिली और उसका नाजुक चेहरा तुरंत भावना से भर गया। फिर जैसे कुछ याद आ रहा हो, उसने अपना सिर झुकाया और पूछा, बड़े भाई, आपने कहा था कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। यह क्या है? किंग लिन की अभिव्यक्ति देखकर लिन फेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इस लड़की को खुश करना बहुत आसान है। फिर उसने उसे धीरे से सहलाया। मैं अभी अभी रॉक डेजर्ट सिटी आया हूं और मेरे साथ कोई नहीं है। यह काफी असुविधाजनक है।
इसलिए मैं अपनी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी की तलाश कर रहा हूँ। यह कैसा रहेगा? क्या आप मेरी मदद करेंगे? बड़े भाई, क्या आप मुझे अंदर ले जाने को तैयार हैं? बेशक, मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा। लिन फेंग के निमंत्रण पर किंग लिन की पन्नाहरी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। इतने वर्षों में वह उसके साथ इतनी दयालुता से पेश आने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी नौकरानी बन रही हो? वह बहुत अधिक इच्छुक थी। इसके अलावा वह मुश्किल से दिन में एक बार भी ठीक से खाना खा पाती थी। लिन फेंग का अनुसरण करते हुए कम से कम उसे अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब से तुम मेरी नौकरानी हो। सबसे पहली बात, चलो एक कपड़े की दुकान पर चलते हैं और तुम्हारे लिए कुछ उचित कपड़े खरीदेंगे। यह देखकर कि उसने किंग लिन को सफलतापूर्वक भर्ती कर लिया है, लिन फेंग रोमांचित हो गया। उसने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब जब उसके पास किंग लिन है तो इसका मतलब है कि भविष्य में उसके पास भरोसा करने के लिए एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि होगी। उनकी आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। हाँ युवा मास्टर। किंग लिन जल्दी ही अपनी नई भूमिका में ढल गईं। अपने घिसे पिटे कपड़ों को देखकर उसे चिंता हुई कि वह लिन फेंग को शर्मिंदा कर सकती है, तो उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। तभी उसे अचानक जमीन पर रखे सोने के सिक्कों से भरे थैले की याद आई। उसने झट से उसे उठा लिया और बोली, युवा गुरु, आपके सोने के सिक्के। उन्हें मेरे लिए संभाल कर रखो, मुझे बाद में उनकी जरूरत पड़ सकती है। लिन फेंग ने धीरे से उसके कोमल छोटे गाल पर चुटकी काटते हुए हंसी। हाँ? किंग लिन ने सावधानी से सोने के सिक्कों को छिपाकर रख दिया। चरम। किंग लिन ने धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वह डाइनिंग टेबल पर खाने की ट्रे रखकर कमरे के बीच में चली गई। फिर उसने ध्यान से ट्रे से बर्तन निकाले। अपना काम खत्म करने के बाद वह चुपचाप बिस्तर के पास चली गई और घुटनों के बल बैठ गई। अपने नाजुक चेहरे को अपने छोटे हाथों में रखते हुए वह बिस्तर पर क्रॉसलेग्ड बैठे युवक को ध्यान से देखती रही। उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई। लिन फेंग की शक्लें औसत से ऊपर थीं, लेकिन उनके अनुसार पूरे डुक्यूई महाद्वीप में उनका चेहरा सबसे सुंदर था। उसके साथ पिछले 2 सप्ताह उसके जीवन का सबसे सुखद समय था। उसने न केवल उसे खेती करना सिखाया, बल्कि उसे दूसरों की बदमाशी से भी बचाया। वह चाहती थी कि वह हमेशा ऐसी ही रहे। लंबे समय के बाद लिन फेंग ने अंततः डू क्यूई को अवशोषित करना बंद कर दिया और अपनी साधना अवस्था से हट गए। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने किंग लिन को अपने बिस्तर के पास घुटने टेकते हुए देखा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी बच्ची, तुम क्या कर रही हो? शुआ? किंग लिन अपनी घबराहट से बाहर आ गई। वह झट से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो रहा था। उसने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, युवा मालिक, नाश्ते का समय हो गया है। उसकी मनमोहक और शर्मीली अभिव्यक्ति को देखते हुए लिन फेंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। वह बिस्तर से कूद गया और खाने की मेज पर चला गया। नाश्ते के बाद किंग लिन ने बर्तन साफ किए। फिर उसने देखा कि लिन फेंग खिड़की के पास खड़ा होकर पूर्व की ओर टैगोर रेगिस्तान की ओर देख रहा था। उत्सुकतावश उसने पूछा, युवा मास्टर, आप हमेशा टैगोर रेगिस्तान की ओर क्यों देखते हैं? क्योंकि वहां बहुत बड़ा खजाना है। दुर्भाग्य से मैं अभी तक इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। लिन फेंग की अभिव्यक्ति में कड़वाहट का अंश था, क्योंकि वह पीछे मुड़ा और किंग लिन के अब गुलाबी गालों पर धीरे से चुटकी काट ली। ऐसा कैसे हो सकता है?
युवा मास्टर ने 5 स्टार डूझे को भी हरा दिया। किंग लिन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसे याद आया कि कैसे लिन फेंग ने एक भाड़े के सैनिक को आसानी से मार गिराया था जिसने उसका अपमान किया था। किंग लिन के अविश्वास के भाव को देखकर लिन फेंग ने उसकी पन्नाहरी आंखों पर नजर डाली और कहा, एक बार जब आप ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपिल्स को जगा लेंगे तो डूझे दायरे तक पहुंचना आपके हाथ को फ्लिप करने जितना आसान हो जाएगा। जहां तक रेगिस्तान में खजाने की बात है, कम से कम इसे प्राप्त करने का मौका पाने के लिए किसी के पास डुवैंग की ताकत होनी चाहिए। लिन फेंग को ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपिल्स का फिर से उल्लेख करते हुए सुनकर किंग लिन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई क्योंकि उसे वह बात याद आ गई जो उसने उसे कुछ दिन पहले बताई थी। लिन फेंग ने तुरंत उसके आंतरिक संघर्ष को समझ लिया, लेकिन उसने उस पर दबाव